हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए, बीएससी, बीकॉम का जो एमडीसी का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होता है ई कॉमर्स, उससे संबंधित जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए वो मैं लेकर आया हूँ। साथ के साथ इस ये जो पूरा का पूरी जो मैं आपको करवाऊंगा वीडियो, इसमें आपको सारी एक्सरसाइज का ओवरव्यू मिल जाएगा। मतलब आपका सारा रिवीजन हो जाने वाला है अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देख लेना। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर दो, क्योंकि इसकी जो सीरीज़ है, इसका कंटेंट है, वो कहीं भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, अपने जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं अपन पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ई कॉमर्स क्या है, इसका संक्षिप्त में परिचय दीजिए। तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों का क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, टिकट बुकिंग करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। तो ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, ये क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को आदान प्रदान किया जाता है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो, टिकट बुकिंग कर सकते हो, उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। तो आज के समय अगर आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगाई, अमेजोन से कोई चीज़ मंगाई, आप कहीं जाना चाहते हो, मान लो कि पेपर देने के लिए, तो आपने जो टिकट बुक करी, ट्रेन टिकट की बुक करी या बस की टिकट बुक करी, या फिर यूपीआई वगैरह का ट्रांजेक्शन करते हो, तो उसे ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। या फिर ऐसे समझ लो, ऑनलाइन आप किसी भी चीज़ का क्रय विक्रय लेन देन करते हो, उसी को ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, ई कॉमर्स का प्रमुख स्कोप क्या है? तो ई कॉमर्स है वो बहुत ही मतलब व्यापक है। समझ में आ गया? व्यापक मतलब क्या? बहुत ही बड़े स्तर पर यह चीज़ होती है। यहाँ पर खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, डिजिटल उत्पादकों की बिक्री, ऑनलाइन सेवाएं, ऑनलाइन बैंकिंग। तो देखो, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ, ई कॉमर्स क्या होगा? एक छोटा सेक्टर नहीं है। जैसे आप बाजार में जाते हो ना, तो वहाँ पर 10 प्रकार की दुकानें देखते हो, ऐसे ही ई कॉमर्स में भी आपको 10 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर डिजिटल जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ऑनलाइन सेवाएं हो गई, आप ऑनलाइन कोई भी कार्य करवा सकते हो। जैसे पढ़ रहे हो आप, ऑनलाइन हॉस्पिटल की सेवाएं भी आने लग गई आजकल। तो हर प्रकार की सेवाएं हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग तो होती है, यूपीआई के माध्यम से डेबिट आप अपना रुपयों का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो। शिक्षा व हेल्थ केयर जैसी सेवाएं भी आज के समय आपको ऑनलाइन क्षेत्र में मिल जाती हैं। तो यही है जो ई कॉमर्स है, उसकी प्रमुख जो स्कोप है, क्षेत्र है, वो यही होते हैं। तो अब यही प्रश्न है ना, ई कॉमर्स की प्रमुख स्कोप क्या है, ये प्रश्न आपका क्या आ सकता है, निम्नदातक में आ सकता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो क्या कर दोगे, आप जरूर से लिख दोगे। तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, ई कॉमर्स आधारित गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो ई कॉमर्स आधारित गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, ई बिल बुकिंग हो गया, ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, डिजिटल पेमेंट, पेटीएम जैसी नेट बैंकिंग व ई बैंकिंग की सुविधाएं हैं। तो ई ई कॉमर्स आधारित कुछ सेवाओं की, जैसे मैंने पहले नाम बताया था आपको, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका आईआरसीटीसी हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। जितनी भी सेवाओं का उपयोग आप ऑनलाइन तरीके से करते हो, यूट्यूब हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या किस में आती हैं? ई कॉमर्स आधारित गतिविधियों में आती हैं। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, ई कॉमर्स के तकनीकी घटक, टेक्निकल कंपोनेंट कौन से हैं? तो ई कॉमर्स के तकनीकी घटक कौन से हैं? तो ई कॉमर्स के तकनीकी घटक हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? जिस पे जो आप वीडियो देख रहे हो, जो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर जो मैंने वीडियो डाला है, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है? वो वेब सर्वर पर पड़ा हुआ है। वेबसाइट का इंटरफेस, तो आप यूट्यूब खोलते हो तो वेबसाइट जो यूट्यूब चलता है, वीडियो वगैरह दिखाते हैं, तो वैसे ही वेबसाइट का इंटरफेस भी उसे कहते हैं। यूट्यूब भी एक प्रकार की वेबसाइट ही है। तो इसका जो खुलता है, आप स्टार्टिंग के अंदर जो जो वीडियो देख रहे हो, उसे वेबसाइट का इंटरफेस कहते हो। तो इस पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, पैसे का जो लेन देन करते हो आप, वो वाला सिस्टम भी कार्य करता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, डेटाबेस।
तो जिस प्रकार का डेटा है वो आप यूज कर रहे हो, वो डेटाबेस भी इसके अंदर काम में आता है। साथ में नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो आपको पता है ऑनलाइन माध्यम से चीज़ों का लेन देन हो रहा है, तो वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी या नेटवर्क की कनेक्टिविटी का तो होना अनिवार्य होता ही होता है। तो इसका क्या क्या होगा, जो टेक्निकल कंपोनेंट तकनीकी घटक क्या होते हैं, वेब सर्वर, वेबसाइट का इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, डेटाबेस, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, ये सारे के सारे क्या होंगे, तकनीकी घटक होंगे। ये पर्सन भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको देखने को मिलेगा। ई कॉमर्स के प्रमुख अनुप्रयोग क्या होते हैं, तो ई कॉमर्स के प्रमुख अनुप्रयोग मतलब ई कॉमर्स के आपको बताना है कि भाई क्या क्या कार्य होते हैं ई कॉमर्स के। तो ई कॉमर्स के प्रमुख कार्य होते हैं ई टिकटिंग करना, मतलब ऑनलाइन तरीके से आप जो टिकटों को बुक कर लेते हो वही ई टिकट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला ई बैंकिंग, आप जो नेट बैंकिंग यूपीआई वगैरह में ट्रांजेक्शन करते हो ना, उसी को ई बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पर्सन ई एजुकेशन, ई एजुकेशन मतलब आप ऑनलाइन तरीके से जो मेरे से पढ़ रहे हो उसी चीज़ को ई एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस क्या होती है, आप एसएसओ आईडी पर गए, वहाँ पर आपने कोई फॉर्म भरा, एसएसओ आईडी पर आप जाकर आप कोई भी पोर्टल में जाकर अपना छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप ले सकते हो। वहाँ पर ही आप क्या कर सकते हो, कोई आपका किसान निधि आती है उसको कर सकते हो। तो जो ऑनलाइन आप सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हो कोई भी पोर्टल पे जाकर, उसको ई गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या, और ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट आदि शामिल है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑनलाइन रूप से जो कस्टमर की जो सपोर्ट मिलती है, भाई अगर आपको आपने अमेजोन से कोई चीज़ खरीदी, फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीदी, सही नहीं आई, तो आप क्या करते हो, कस्टमर केयर वगैरह से बात करते हो, वापस भी रिटर्न भी कर सकते हो। तो यही होती है कस्टमर सेवाओं का सपोर्ट आना। ये सब चीज़ें क्या है, ई कॉमर्स के प्रमुख अनुप्रयोगों में से हैं। ई कॉमर्स फ्रेमवर्क क्या होता है, तो ई कॉमर्स का फ्रेमवर्क संरचना है जो ई कॉमर्स के संचालन को क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। समझ में आ गया, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि ई कॉमर्स सही तरीके से कार्य करे, इसी को ई कॉमर्स फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। इससे इससे क्या होगा, एप्लीकेशन सर्वर जो एप्लीकेशन सर्वर होता है वो अच्छे से कार्य करता है। कस्टमर का जो इंटरफेस होता है, जो कोई भी कस्टमर जो इसको यूज कर रहा है। अब अपन अगले नंबर पर्सन की बात करें, 7 नंबर पर्सन की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ई कॉमर्स की क्या भूमिका होती है। तो आपने ई कॉमर्स में कोई भी आपने क्या किया, अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट को बुक किया, अब क्या होगा, आपने तो बुक कर दिया, लेकिन जिसको बुक किया है, जिस दुकान वाले से आपने बुक किया है, आप तो सिर्फ बुक करते हो, लेकिन जिस दुकान वाले ने उसको रजिस्टर कर किया है उसके पास मैसेज जाएगा, वो पैक करता है, फिर वो सामान इकट्ठा होकर अमेजोन के वेयर हाउस में जाता है कि भाई वो चेक करते हैं कि सही गया नहीं, सही प्रोडक्ट है नहीं है, फिर वहाँ से होकर आपके जो सब हेड सेंटर होता है वहाँ पर आता है, फिर आपके गांव में या फिर आपके जो पास में शहर वहाँ पर आता है, फिर आपके पास डिलीवरी बॉय देकर जाता है। तो ये सारा का सारा क्या तरीके, ये सारी चीज़ क्या है, इसे ही सप्लाई चेन के नाम से जाना जाता है। तो ई कॉमर्स में जो सप्लाई चेन है ये तेज़ होनी चाहिए, पारदर्शी और कुशल बनाती है। तो जो ई कॉमर्स होता है इसमें जो सप्लाई चेन होती है, ये उस जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बनाती है, उस प्रक्रिया को तेज़ और कुशल बनाने का, पारदर्शी बनाने का कार्य होता है। इसमें उत्पाद ट्रैकिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, इक्विटी कंट्रोल व ग्राहक सेवाएं बेहतर होती है। तो इसमें क्या होता है, जो उत्पाद की जो ट्रैकिंग होती है, भाई ऐसे पता चलता है ना आपको कि ये उत्पाद है वो चल गया है, तो इतने दिनों में आपके पास पहुंच जाएगा। तो यही सब चीज़ें होती हैं उत्पाद की ट्रैकिंग, ऑर्डर और मैनेजमेंट से ग्राहक की सेवाएं क्या होती है और बेहतर बनती हैं। इन सब चीज़ों से भाई आपको पता रहता है कितने दिन में प्रोडक्ट पहुंचने वाला है, तो इससे ग्राहक की जो सेवाएं हैं वो भी बेहतर रहती हैं। 8 नंबर पे पर्सन है शुद्ध ऑनलाइन व्यापार, प्योर ऑनलाइन और ब्रिक्स क्लिक व्यवसाय में क्या अंतर होता है। तो प्योर ऑनलाइन होता है जो प्योर ऑनलाइन व्यापार वो होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन रूप से ही व्यापार आपके पास संचालित होते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या है, प्योर ऑनलाइन के उदाहरण होते हैं। अगले वाले की बात करूँ, ब्रिक्स क्लिक क्या होते हैं, व्यवसाय में ऑनलाइन के साथ भौतिक स्टोर जैसे रिलायंस मार्ट व जियो मार्ट जैसे होते हैं, जो ऑनलाइन भी मिलेंगे प्लस ऑफलाइन भी आपको देखने को मिलते हैं।
तो इसे कहा जाता है ब्रिक्स एंड क्लिक जो बिजनेसेस होते हैं, तो दोनों जगह उपलब्ध होते हैं। तो अब ये हो गया आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट ख़त्म। तो काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि सर हमारे पास तो ये जो ई कॉमर्स है इसकी सीरीज़ नहीं है, हम कहाँ से चीज़ों को रिवाइज करें। तो आपको इस वीडियो के देखने के बाद में मैं दो चीज़ें दूंगा। एक तो मैं आपको मेरी प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाना है और आपको ई कॉमर्स से संबंधित दो वीडियो डाले हुए हैं मैंने। एक तो ये अपलोड होगा, इससे पहले और थ्योरी की क्लास डाली हुई है मास्टर क्लास के नाम से, वो देख लेनी है। दूसरी बात, आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे उस लिंक पर तो आप पहुँच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे। आप देखो उसका वहाँ जाने का क्या फ़ायदा होता है। तो आप जैसे टेलीग्राम पे पहुँचोगे आप पहुँच जाओगे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर देख सकते हो आप ऐसे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे जिस पे लगभग 4,636 हैं सब्सक्राइबर के आसपास हैं, और भी बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप पहुँचोगे तो आपको क्या पर सबसे पहले अगर आज ही क्लिक कर देते हो तो ई कॉमर्स की जो आपको प्लेलिस्ट है वो जो PDF है वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर खोलोगे तो इसमें सारे के सारे मैंने नोट्स पहले से बना रखे हैं, क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप ये जाकर ये देख लेना, पढ़ लेना अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट ऐसे भी नहीं मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जाना है फाइल वाले सेक्शन में। फाइल वाले सेक्शन में जाकर आप ई और ये डैश लगा लेना। समझ में आ गया? ऐसे आप देख लो अच्छे से, इस तरीके से ई लिखोगे डैश लिखोगे तो आपके सामने ये PDF खुलकर आ जाएगी, ई कॉमर्स 4th सेमेस्टर PDF। समझ में आ गया आपको? जैसे ई डैश लिखोगे तो आपके सामने ऐसी PDF आ जाएगी, और इतने में भी नहीं लिखे तो आगे COMMERCEV लिख देना, आपके सामने PDF खुलकर आ जाएगी। आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना अपना। तो समझ में आ गया आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलो बात करें यूनिट नंबर सेकंड की। ऑनलाइन व्यवसाय की योजना, ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस का क्या अर्थ होता है। तो कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले आप योजना बनाते हो तो उसका क्या अर्थ होता है। तो उसका अर्थ होता है, ऑनलाइन बिजनेस का अर्थ है कि भाई कोई भी आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके तो उसका पहले से प्लानिंग बनाओगे कि मुझे अपने बिजनेस में क्या क्या चीज़ें रखनी है, कौन कौन से मेरे ग्राहक होंगे, कौन सी तकनीकों का मुझे प्रयोग लेना है, कौन सी क्या क्या मेरी आवश्यकताएं होने वाली है। तो यही है कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हो तब आप हर चीज़ का ध्यान रखते हो कि मेरे जो ग्राहक कौन है, कौन सी तकनीक का मैं प्रयोग करूँगा और कौन सी आवश्यकताएं व रणनीति बनानी है। साथ ही साथ इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद या सेवाओं को सफलतापूर्ण बेचा जा सके, ताकि जो इंटरनेट है उसके माध्यम से जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको सही से आप बेचा जा सके। अगर आपको पता हो कि मेरे ये ग्राहक होंगे, मुझे ऐसा प्रोडक्ट बेचना है, सारी चीज़ें प्लानिंग से करोगे तब आपके पास और ज़्यादा लोग आएंगे। अगले वाला प्रश्न है, इंटरनेट की प्रकृति और उसकी गतिशीलता, नेचर एंड डायनेमिक्स ऑफ इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट आपको पता है एक व्यावसायिक नेटवर्क होता है जो लगातार विकसित हो रहा है। तो आपको पता है इंटरनेट है वो एक प्रकार का जो वैश्विक नेटवर्क है, पूरी दुनिया का नेटवर्क है जो लगातार क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। और इसकी गतिशीलता का अर्थ है कि तकनीक, सेवाएं और ट्रेड्स को लगातार निरंतर रूप से जुड़े रहना। तो यही है, इंटरनेट है पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है और इसका जो तकनीक है, सेवाएं हैं वो लगातार जुड़ी होती हैं, जैसे मोबाइल इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और सोशल मीडिया। 3 नंबर प्रश्न है, ई बिजनेस मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ई बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B, मतलब कोई दो व्यापारी आपस में चीज़ों को लेन देन कर रहे हैं तो वो किस में आता है, बिजनेस टू बिजनेस में आता है। दूसरे नंबर की बात करूँ B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो अगर कोई भी दुकान वाला है, उसने अगर आप उसके पास गए, उसने आपको कोई सामान बेच दिया तो वो किस में आएगा, बिजनेस टू कस्टमर में आएगा। 3 नंबर होता है कस्टमर टू कस्टमर। तो आपने कोई चीज़ खरीदी और आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी और आपने अपने दोस्त को उस चीज़ को दे दिया तो वो कस्टमर टू कस्टमर आएगा। ऐसे समझ लो कि जो आपके पास गाड़ी है और आपने गाड़ी किसी और दूसरे ग्राहक को बेच दी सेकेंड हैंड, तो वही क्या आता है, C2C के एग्जाम्पल में आता है।
अगले वाला ऑप्शन है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो आप क्या होता है, देखो इसका जो B2C का एग्जांपल होंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। C2C का एग्जांपल होंगे OLX और जो ये क्विकर वगैरह होते हैं ना वो वाले। C2C का एग्जांपल होंगे फ्रीलांस वगैरह। तो इसमें क्या होगा, C2B में कस्ट जो जैसे कि आपको पता है, मुझे क्या होता है, कंटेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, PDF वगैरह या वीडियो में एडिटिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट अगर ये सब चीज़ें करना चाहता है तो मैं करवाता हूँ उससे। तो वो किस में आएगा, कंज्यूमर टू बिजनेस के अंदर आएगा। तो इसमें जो फ्रीलांस हो गया इसका एग्जाम्पल आने वाला है। अगले वाला है B2G, बिजनेस टू गवर्नेंस के नाम से जो आपको वीडियो है, जो कंटेंट है वो देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, बिजनेस हैं जैसे जो ठेकेदार होते हैं वो सरकारी काम करते हैं ना, तो वही आता है जिसमें क्या होगा, आपका जो बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट का कार्य करके देते हैं। 4 नंबर प्रश्न है B2B एंड B2C बिजनेस मॉडल में क्या अंतर होता है। तो B2B मॉडल एक व्यवसाय अन्य व्यवसाय को उत्पाद या सेवा बेच सकता है, जैसे कि अलीबाबा। टू बिजनेस के जो मॉडल होते हैं उसमें एक अन्य व्यवसाय, बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि एक अन्य व्यवसाय दूसरे अन्य व्यवसाय को अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है, उसी को बिजनेस टू बिजनेस के नाम से जाना जाता है। और इसका उदाहरण क्या है, अलीबाबा नामक कंपनी है। ये भी अमेजोन फ्लिपकार्ट की कंपनी है जो कहाँ पे चलती थी, जो चाइना में चलती थी। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, तो इसमें क्या होता है, आप सीधे ग्राहक को अपने उत्पाद को बेच सकते हो, उसे B2C के नाम से जाना जाता है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट। 5 नंबर प्रश्न है C2C और C2B बिजनेस मॉडल के उदाहरण दीजिए। तो C2C क्या होगा, कस्टमर टू कस्टमर, तो ग्राहक वो आपस में लेन देन करते हैं, जैसे कि OLX हो गया, eBay हो गया, उसको किस नाम से जाना जाता है, C2C के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर ग्राहक वो आपस में ही चीज़ों का लेन देन कर लेते हैं, वहाँ पे क्या कहा जाता है, उसे C2C के नाम से जाना जाता है। जैसे OLX पे क्या करते हो, आप पुरानी चीज़ों को बेचते हो, तो वहाँ पे एक कस्टमर और जिसको सेकंड हैंड चीज़ चाहिए वो खरीद लेता है। तो ये सही क्या कहता है, ग्राहक दूसरे ग्राहक से चीज़ें खरीद रहा है, उसे C2C के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पर्सन की बात करूँ, C2B, कस्टमर टू बिजनेस, इसका उदाहरण क्या होगा, कस्टमर टू बिजनेस का इसका उदाहरण होगा ग्राहक व्यवसाय को सेवा या आइडिया देता है, जैसे कि फ्रीलांस वेबसाइट पर काम करना। तो C2B क्या होता है, कस्टमर टू बिजनेस, जो ग्राहक होता है ना वो बिजनेसमैन को आइडिया देता है कि आप अगर कोई भी बड़ी कंपनी को अगर कुछ वगैरह कोई काम कराना है, जैसे फ़ोटो एडिटिंग करानी है, तो वो क्या करेगा, एक लड़के को हायर कर लेंगे और वो क्या करे, उसके लिए काम करके देगा, जैसे फ्रीलांसर के नाम से जाना जाता है। आपने भी काफ़ी बार फ्रीलांसिंग का नाम सुना होगा। 6 नंबर प्रश्न है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो उसमें किन बातों का ध्यान करना चाहिए। तो वेबसाइट डिज़ाइन में आपको जो उपयोग करेगा उसको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको अच्छा अनुभव होना चाहिए, जब वो देखे तो उसको देखने में अच्छी लगनी चाहिए वेबसाइट। उसका इंटरफेस है जो देखने में क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। नेविगेशन में आसानी मिलनी चाहिए उस सामने वाले व्यक्ति को। मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन होना चाहिए उसका, और तेज़ लोडिंग टाइम होना चाहिए। तो कोई भी आप वेबसाइट डिज़ाइन करवाते हो उसमें जो सामने वाला है उसको अच्छा अनुभव आना चाहिए जब वो उस वेबसाइट को चलाए। उसका इंटरफेस है, इंटरफेस भी बढ़िया होना चाहिए, चलाने में आसानी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कोई भी वेबसाइट में होनी चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, ऑनलाइन व्यवसाय के लिए आवश्यकताओं का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो आपको पता है ऑनलाइन व्यवसाय में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ग्राहक की ज़रूरत होती है। फिर आप किस चीज़ का ध्यान रखते हो, कंपटीशन, मतलब भाई अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें कम कंपटीशन आप ही बेच रहे हो तो क्या होगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें ज़्यादा कंपटीशन है तो क्या होगा, आपको पता आपका प्रोडक्ट बिके तो होगा लेकिन कम बेचने के चांसेस है, क्योंकि उसमें आपसे बड़े प्लेयर पहले से बैठे होंगे। अगला क्या, तकनीकी साधन भी होने चाहिए आपके पास, इंटरनेट या और ज़्यादा साधन भी होने चाहिए। तकनीकी साधन होंगे तभी आप क्या करोगे, ऑनलाइन व्यवसाय को अच्छे से बढ़ा पाओगे। अगले वाला है ऑनलाइन भुगतान के विकल्प। तो आपके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के विकल्प होने चाहिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, कैश ऑन डिलीवरी जैसे सारे ऑप्शन आपके पास होने चाहिए।
लॉजिस्टिक और सुरक्षा उपायों का विश्लेषण किया जाता है। तो आपके पास जो सामान को लेन देन से संबंधित जो चीज़ें हो गई, लॉजिस्टिक और सुरक्षा उपाय को भी विश्लेषण किया जाता है इन सब चीज़ों में। सिस्टम को डिजाइन, डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए कैसे किया जाता है? तो कोई भी सिस्टम होता है उसको डिजाइन और डिप्लॉय करने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तो आपकी ये सारी मीनिंग को मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बताएं डिजाइनिंग क्या होती है। तो उपयोगकर्ता इंटरफेस और प्रणाली की योजना बनाना। तो डिजाइनिंग यही होती है, कोई भी आपने जैसे आप कोई भी दुकान बनाते हो, कोई भी दुकान बनाई आपने, तो उस दुकान का आपको किस प्रकार की रखनी है, उसे तो डिजाइनिंग बोला जाता है। तो ऐसे आप ऑनलाइन में वो दुकान की होती है, वेबसाइट होती है। तो अमेजोन ने अपनी वेबसाइट बनाई, उस पर सबसे पहले क्या क्या चीज़ आएंगी, कौन से प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखेंगे, उसे क्या कहा गया, डिजाइनिंग के नाम से। डेवलपिंग क्या हो गए, तो आपको पता है आपने कोई दुकान बनाते हो तो वहाँ पर मिस्त्री लगाओगे, फिर वो आपका क्या बोलेंगे, फिर उसको जो डेकोरेशन वाले आएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे डेवलपिंग बोलते हैं। लेकिन ऑनलाइन में चीज़ें कैसे कार्य करते हैं भाई, ऐप डिज़ाइनर है वो कोडिंग करेगा, वो सब चीज़ें उसमें की जाएंगी। आप डोमेन खरीदोगे, आप वहाँ पर क्या खरीदोगे, होस्टिंग खरीदोगे, तो वही चीज़ें हैं वो डेवलपिंग में आएंगी। फिर क्या है डिप्लॉइंग। डिप्लॉइंग क्या होती है, आप क्या करते हो, कोई भी वेबसाइट है उसको कोई भी दुकान खोलते हो तो फिर उसका क्या करते हैं, इनॉग्रेशन किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है ना, उद्घाटन। तो वैसे ही डिप्लॉइंग भी होती है वेबसाइट की, जिसमें वेबसाइट को लाइव रूप से संचालित किया जाता है सर्वर को लॉन्च करने के बाद में। समझ में आ गया? तो इसे क्या कहा जाता है, सिस्टम की जो सिस्टम है उसको डिज़ाइन करना और डिप्लॉय करना, इसके उदाहरण में आता है। तो अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। पहला प्रश्न है ई कॉमर्स संचालन, ऑपरेशन ऑफ ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है? तो ई कॉमर्स का संचालन का अर्थ होता है ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी कार्यों को कुशलता से संचालित करना। मतलब ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनको अच्छे से करना, जैसे वेबसाइट का प्रबंधन करना, भुगतान प्रक्रिया, ग्राहक सेवा, लॉजिस्टिक। तो ऑनलाइन से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं, जैसे वेबसाइट को आप मैनेज कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप जो लॉजिस्टिक है इन सब चीज़ों को डेटा को सिक्योर कर रहे हो, ये सब चीज़ें किस में आती है, ऑपरेशन ऑफ ई कॉमर्स में आती हैं। अगले वाला क्या, भुगतान, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म। तो ऑनलाइन भुगतान की जो प्रणाली है जिसके माध्यम से ग्राहक इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से उत्पाद या सेवा का भुगतान करता है। तो जो ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है जिसमें कोई व्यक्ति है वो सही से अपने उत्पाद को क्या करता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है, उसी को क्या कहा जाता है, ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या आते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन करते हो, यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो, नेट बैंकिंग से आप ट्रांजैक्शन करते हो, वो सब किस में आते हैं, ई वॉलेट से करते हो, वो किस में आते हैं, ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत आते हैं आपके सारे के सारे। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के आपके कितने सिस्टम होते हैं, 2 प्रकार की होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। पहला है क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड। तो आपको पता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, आपको यूपीआई से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से कर सकते हो, है ना, मोबाइल वॉलेट, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इनसे कर सकते हो, और क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हो, जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी लीगल होती है और ट्रांजेक्शन जहाँ पर अलाउ होते हैं और देश एक्सेप्ट करते हैं आपके। समझ में आ गया आपको? अगले वाला प्रश्न है भुगतान गेटवे, पेमेंट गेटवे क्या होता है? तो भुगतान गेटवे एक मध्यम, देखो पेमेंट गेटवे क्या होता है, आपने कोई भी फ़ोन पे पर अपने दोस्त को रुपए भेजा, तो आपने तो सिर्फ क्लिक किया और सामने वाले के पहुंच गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले आपने जब उसके पास क्लिक करोगे तो उसका मैसेज है वो किसके, सैटेलाइट के थ्रू बैंक वालों के पास जाता है, गेटवे के थ्रू। तो उससे पास होता है तो पहले वो ये चेक करता है कि यह ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये लीगल है या नहीं है। फिर बैंक वाले उसको यस कर देते हैं कि हाँ भाई कर सकते हो, मेरा ही ग्राहक है। तो फिर वो वही गेटवे उसको लेकर जाता है कहाँ पर, जो दूसरे वाले के प्लेटफॉर्म पर, उस पर डिप्लॉय कर देता है। तो यही होता है जो ग्राहक, व्यापारी और बैंक के बीच में जो लेन देन की बीच में जो सुरक्षित प्रणाली है और उसे जो तीव्र करने का, फास्ट करने का कार्य करता है, उसे ही पेमेंट गेटवे के नाम से जाना जाता है। जैसे रोजर पे, पेयू एंड सीसी एवेन्यू। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद कर लेने हैं, ये किसके होते हैं, पेमेंट गेटवे के उदाहरण होते हैं आपके, रोजर पे, पेयू व सीसी एवेन्यू।
5 नंबर पर्सन है, वेबसाइट पर विजिटर्स को आकर्षित करने के लिए आप क्या रणनीति अपना सकते हो। तो वेबसाइट पर आप अपनी वेबसाइट पर विजिटर्स को लाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो आप कर सकते हो। जैसे आप अपनी दुकान पर ग्राहकों लाने के लिए क्या क्या करते हो, आप बोर्ड लगाते हो, जगह जगह पर आपने बोर्ड लगाए होते हैं। आप अपने क्या कर सकते हो, पर्चा वगैरह जो भी बांटते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के, होर्डिंग वगैरह वो लगा सकते हो, पैम्पलेट बंटवा सकते हो। साथ के साथ क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ें होती हैं आपको क्या करती हैं, ताकि आपकी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो उसी के लिए ऑनलाइन में क्या किया जाता है, एसईओ किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर सकते हो। आपको पता है आजकल काफ़ी इन्फ्लुएंसर ये करते हैं कि वो किसी अपने अकाउंट बना लेंगे सोशल मीडिया पर और उस पर डालते रहेंगे, तो इससे क्या होता है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती रहती है। अगले वाला क्या है, ईमेल मार्केटिंग। आप ईमेल के माध्यम से भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग से भी काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए रहते हैं। अगले वाला बात करूं, पेड विज्ञापन। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल ऐड के थ्रू पेड विज्ञापन भी कर सकते हो, जिससे नियमित कंटेंट क्या होता है, अपडेटेड रहता है आपका। तो यही इसका सही आंसर होगा। आप क्या कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो और गूगल ऐड है वो चला सकते हो। 6 नंबर प्रश्न है, वेबसाइट प्रचार, वेबसाइट प्रमोशन के प्रमुख टूल कौन से होते हैं। तो कोई भी वेबसाइट होती है उसको प्रचार करने के लिए जो प्रमुख टूल होते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहले वाला गूगल एड्स। तो गूगल ऐड के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने ऐड वगैरह है वो आप चला सकते हो आपकी दुकान वगैरह के। दूसरा क्या है, फेसबुक व इंस्टाग्राम। तो फेसबुक व इंस्टाग्राम पे आप क्या कर सकते हो, रेगुलर तरीके से अपनी रील वगैरह बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट है वो प्रमोट होगी। अगले वाला एसईओ टूल। तो आप एसईओ जो कि अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन के जो टूल हैं, कीवर्ड वगैरह सर्च वगैरह डालते हो, तो उसे एसईओ टूल के नाम से जाना जाता है। अगला उदाहरण बताओ, ईमेल कैंपेन। तो ईमेल के माध्यम से आपको पता है, आप कोई भी वेबसाइट को जब लॉगिन करते हो तो उसमें आपकी ईमेल डलाई जाती है। वो क्यों डलाई जाती है, कंपनी वाले उसको रख लेते हैं और कंपनी वाले आपको एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं उसके थ्रू। आप अपनी ईमेल के सोशल के ऑप्शन में जाकर देखना, वहाँ पर अलग अलग कंपनियों के ऑफर आए रहेंगे कि भाई टेक्स्ट बुक पे इतना पास मिल रहा है, रेड बस पे 300 रुपये की छूट मिल रही है ना। और अगर आपने और कोई चीज़ का मान लो, तो वो सब क्या करते हैं, ऐड करते रहते हैं। अगला क्या होगा, एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह हैं वो आपको एफिलिएट करने का भी ऑप्शन देते रहते हैं। अगले वाले पर्सन की बात करूँ, ई पेमेंट सिस्टम के जोखिम क्या होते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उसका क्या क्या जोखिम होता है, उसका जोखिम होता है पहला, डेटा चोरी होना। तो आप क्या कर सकते हो, लोग क्या करते हैं आपके ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्या क्या कर लेते हैं भाई। ऑनलाइन पेमेंट में जोखिम होता है कि पहले डेटा चोरी, आपका जो सूचना, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, ये सब वगैरह चोरी हो सकता है। अगले वाला फिशिंग अटैक। तो लोग आपको पता है ना ऐसे डालते हैं कि आपको मिली 8,000 रुपये की लॉटरी, इस पर क्लिक करो। तो आप क्लिक करते हो, 8 लाख रुपये निकालने के चक्कर में आपके अकाउंट में 8,000 रुपये पड़े होते हैं, वो भी उठ जाते हैं। गलत भुगतान करना। तो आपने किसी गलत व्यक्ति को ट्रांजेक्शन कर दिया, तो ये भी इसका एक नुकसान है। अगले वाला क्या, सिस्टम की हैकिंग करना। तो सामने वाला उसने अगर सिस्टम को ही हैक कर लिया, तो इससे भी क्या हो सकता है, आपका रुपया वो सही से नहीं पहुंचेगा। अगले वाला क्या, धोखाधड़ी की गतिविधियां। तो लोग क्या करते हैं, आपको गलत तरीके से गुमराह करके आपसे पेमेंट वगैरह करवा लेते हैं। तो धोखाधड़ी की गतिविधियां भी काफ़ी देखने को मिलती हैं। 8 नंबर प्रश्न की बात करूँ, ई पेमेंट जोखिम प्रबंधन का क्या विकल्प होता है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट में जो जोखिम प्रबंधन करने से क्या कर सकते हो, डेटा इंक्रिप्शन कर सकते हो। मतलब डेटा इंक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है कि ऑनलाइन में जो भी आपका डाटा जाएगा वो इनक्रिप्टेड रूप में होगा, कोड के रूप में होगा, कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता, हैकर वगैरह हैक नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है, 2 स्तर प्रमाणीकरण, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो आप अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अलाउ कर देते हो, लागू कर देते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें फ़ायदा होता है कि आपको पहले OTP भी लगेगा और पासवर्ड भी लगेंगे, तो दोनों साथ होंगे, तो इसमें सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई भी जल्दी से हैक नहीं कर पाएगा। सुरक्षित सर्वर का उपयोग। तो आप जिस भी सर्वर का उपयोग करो, जो पब्लिक वाईफाई हो गए, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, उनका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। साथ के साथ जो आपका गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह, इनको समय समय पर अपडेट करते रहा करो। इससे क्या होता है, बग वगैरह नहीं आते, वायरस वगैरह नहीं आते हैं। अगला क्या, धोखाधड़ी पहचान सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, उसका भी पता चलता है। तो ये सब
ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 है ई कॉमर्स की सुरक्षा। सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स का क्या महत्व होता है? तो ई कॉमर्स की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ई कॉमर्स में सुरक्षा? यह ग्राहकों को और सेवा प्रदाताओं के बीच में विश्वास बनाती है। तो ई कॉमर्स में क्या इंपॉर्टेंस होता है ये आपको पता है, ग्राहक हो गया और जो सेवा प्रदाता है उसके बीच में विश्वास प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे कि आपका डेटा चोरी नहीं हो, धोखाधड़ी नहीं हो आपके साथ, और साइबर हमले से आप बच सकते हो। तो इसीलिए कि भाई आपका जो डाटा है, आपका जो पेमेंट कर रहे हो वो किसी गलत इंसान के पास नहीं जाए, वो चोरी से आपको बचाती है। अगले वाला प्रश्न, ई कॉमर्स के प्रमुख खतरे कौन से होते हैं? ई कॉमर्स के प्रमुख खतरे कौन से होते हैं? हैकिंग और डाटा चोरी होना। तो आप क्या कर सकते हो, आपको वो जो ही ई कॉमर्स होता है इसमें सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि आपका डाटा है उसको हैक किया जा सकता है, उसको चोरी किया जा सकता है। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करूँ, फिशिंग अटैक होना। तो फिशिंग अटैक का अर्थ होता है कि आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास जो लोग क्या करते हैं, आपके पास नकली ईमेल वगैरह भेजकर आपसे क्लिक करवा लेते हैं, इससे आपका डाटा चोरी हो जाता है, उसे फिशिंग अटैक बोला जाता है। अगला, वायरस और मॉलवेयर। तो आपको पता है लोग वायरस और मॉलवेयर डाल देते हैं, जो एप्लीकेशन ऐप वगैरह होते हैं उनमें बग आ जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, लोगों का जो पैसा वगैरह है या लोगों की ट्रांजैक्शन तो करते हैं किसी और के पास है, लेकिन वो किसी और के पास जाता है, हैकर के पास चला जाता है। अगले वाला, पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट। तो लोग क्या होते हैं, आपको जैसे ऐसे कहते हैं कि भाई एक आपका व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आया कि मेरा नाम तो आपके दोस्त का मैसेज आया कि मेरा नाम तो वो है और मैं इस परेशानी पड़ गया तो आप मेरे पास 5,000 रुपये इस नंबर पे भेज दो, और आप गलती से भेज देते हो, पता चलता है वो तो आपके दोस्त ने नहीं, किसी और ने आपकी आईडी हैक करके आपके पास करवा लिया है। तो उसे आइडेंटिटी थेफ्ट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला, फर्जी वेबसाइट और धोखाधड़ी। तो काफ़ी वो लोग क्या करते हैं, जो जैसे अमेजोन की फर्जी वेबसाइट बना ली, वहाँ पे गलत प्रोडक्ट को आपको दिखाया कुछ और भेज दिया कुछ। तो ऐसे ही होता है, फर्जी वेबसाइट और धोखाधड़ी के भी मामले देखने को मिलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, क्लाइंट व सेवा प्रदाता कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो क्लाइंट और जो सेवा है, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, इनके बीच में उनकी सुरक्षा किस प्रकार से होती है? तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रख सकते हो? सबसे पहले SSL सर्टिफिकेट का उपयोग करना, कि भाई जो एक सर्टिफिकेट होता है SSL नाम का, उस सर्टिफिकेट का आप उपयोग करो, उसका उपयोग करोगे तो इससे क्या होगा, उसके SSL सर्टिफिकेट से जो वेबसाइट होती है वो ऑथेंटिफाइड होती है। अगले वाला प्रश्न है, पासवर्ड सुरक्षा और OTP का प्रयोग करना। तो आपको क्या करना होता है, पासवर्ड की सुरक्षा करनी होती है, पासवर्ड की सुरक्षा के साथ OTP भी लगाना होगा। तो क्या होगा, डबल वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका डाटा वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अगला, आप क्या कर सकते हो, फायरवॉल एंटीवायरस का प्रयोग कर सकते हो। तो फायरवॉल और एंटीवायरस का भी उपयोग कर सकते हो, इससे भी डाटा आपका ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है। अगले वाला पॉइंट है, डेटा इंक्रिप्शन। तो आप अपना डाटा है वो कोड के रूप में इनक्रिप्ट करके रख सकते हो, इससे आपका डाटा है वो हमेशा सुरक्षित रहने वाला है। 4 नंबर प्रश्न है, उपयोगकर्ता प्रणाली प्रमाणीकरण प्रणाली। तो उपयोगकर्ता है जो यूज कर रहा है जो सिस्टम को, उसके जो प्रमाणीकरण की जो प्रणाली है वो सही होनी चाहिए। 4 नंबर के प्रश्न की बात करें, IT एक्ट 2000। मतलब IT एक्ट 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की वैधता को बढ़ाता है। तो भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसकी जो वैधता है, उसका जो आपको उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसको बढ़ाएगा, और साइबर अपराध की रोकथाम व नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा देता है। तो IT एक्ट 2002 का क्या कार्य है, यह आपको साइबर अपराध व रोकथाम के लिए पूरा कानूनी ढांचा आपको प्रदान करता है कि कोई भी लेन देन में फ्रॉड हो गया, और अगर कोई भी आपके पास आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया उसमें फ्रॉड हो गया, तो उन सब चीज़ों पे आप कानूनी रूप से साइबर क्राइम में, साइबर पुलिस पर आप इन्फॉर्म कर सकते हो। वो किसके थ्रू कर सकते हो, कौन से कानून के थ्रू? IT एक्ट 2000 के थ्रू कर सकते हो। जैसे IPC की धाराएं होती है ना, अगर आपने किसी का क्राइम किया तो वैसे ही इंटरनेट से संबंधित IT एक्ट 2000 होता है। और याद रख लेना, वर्तमान समय में IT एक्ट 2008 लागू है, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था। इसमें क्या बोलते हैं अमेंडमेंट को? 5 नंबर प्रश्न है, IT अधिनियम 2000 के अंतर्गत कौन सी अपराध ऑफेंसेस शामिल होते हैं?
तो कौन से ऑफेंसेज अपराध शामिल होते हैं? हैकिंग। तो हैकिंग है वो क्या होता है, आप अगर आईटी एक्ट के तहत अगर आप हैकिंग करते हो तो आप एक प्रकार का अपराध कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति का डाटा चोरी कर रहे हो तो भी आप एक प्रकार का अपराध कर रहे हो। अगले वाले पर्सन की बात को अनाधिकृत प्रवेश, तो आप किसी की बिना अनुमति लिए और कोई भी सर्वर में प्रवेश वगैरह करने का प्रयास कर रहे हो तो ये भी आप क्या कर रहे हो, एक प्रकार का क्राइम कर रहे हो। अगले वाला है वायरस फैलाना, और अगर आप वायरस भी किसी के कंप्यूटर वगैरह में डाल रहे हो तो ये भी किस में आता है, एक प्रकार के ऑफेंस में आता है। तो ये समझ में आ गया आपको, आईटी एक्ट में ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, गलत कार्यों में, ऑफेंसेज में आती हैं। 6 नंबर प्रश्न की बात करूँ, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होते हैं? तो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, रिकॉर्ड्स वो होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जिन्हें डिजिटल तकनीक द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। जिन्हें क्या कर सकते हो आप, डिजिटली आप चीज़ों को, तकनीकों के द्वारा चीज़ों को सही से सुरक्षित कर सकते हो ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना होए और प्रामाणिकता बनी रहे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप सिक्योर करके रखते हो उसे को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है कि उन्हें आप सिक्योर करके रखो ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो, उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के नाम से। डिजिटल हस्ताक्षर क्या होते हैं? डिजिटल हस्ताक्षर आपके जो फिजिकल हस्ताक्षर होते हैं इसी प्रकार के आपके डिजिटल हस्ताक्षर भी होते हैं। ये अगर आपने कोई भी पीडीएफ वगैरह या किसी पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दें फिजिकल रिकॉर्ड पे तो इस चीज़ की प्रमाणिकता हो जाती है कि भाई सही व्यक्ति के द्वारा भेजा गया। साथ के साथ डिजिटल हस्ताक्षर हैं भारत सरकार की संस्थाओं के द्वारा ही, कोई सर्टिफाइड अथॉरिटी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। 8 नंबर प्रश्न, आईटी एक्ट 2000 में के अंतर्गत दंड, पेनल्टीज और न्यायिक प्रक्रिया जस्टिफिकेशन क्या है? तो आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत पेनल्टीज व न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है? इसमें आपको 1 करोड़ का जुर्माना प्लस डेटा चोरी और कर लग सकता है। तो क्या हो सकता है आपको, इसमें आपको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है आपको, साथ में आपको चोरी का, डेटा चोरी का आरोप भी लग सकता है। अगले वाला, साइबर अपराध के लिए जेल व आर्थिक दंड। तो अगर आपने इस प्रकार का क्राइम किया है इसमें क्या होगा, आपको साइबर अपराध के लिए जेल और आर्थिक दंड भी हो सकती है। साइबर हमलों के लिए आपको एडजस्टिंग ऑफिसर और साइबर अपीलीट ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपको जो मैंने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वो करवा दिए थे, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली हुई है, जाइए पढ़िए और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिए। धन्यवाद।